इस वीडियो में हम लोग यूलर मॉडिफाइड मेथड और रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर इस कंसेप्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y फॉर फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 0.05 और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0.1 गिवन दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड दैट इज बाय रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसका मतलब क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट के 2 डिजिट, 2 नहीं 4 डिजिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब यहाँ पे क्या लेना होगा हमें, डेसिमल पॉइंट के बाद लास्ट के 4 डिजिट सेम होने चाहिए। कहाँ पर, लास्ट के 2 इटरेशन में। ठीक है, देखो हम लोग इतना जानते हैं कि यूलर्स मेथड के अंदर, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के अंदर एक्चुअली हमें इटरेशंस करने होते हैं। अगर लास्ट के 2 इटरेशन में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट सेम होते हैं तब हमें इटरेशन रुकाने होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें नेक्स्ट इटरेशन में नहीं जाना होगा। इसी का मतलब यहाँ पे वो हो रहा है क्या, करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्लेन नहीं था कि अप टू व्हाट इटरेशन हमें इसका आंसर निकालना है, लेकिन वो हमें इनडायरेक्टली बताया गया है कैसे, करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये इन्फॉर्मेशन देने पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, गिवन वाला पार्ट लिखना होगा। गिवन में हमें क्या दिख रहा है, फंक्शन क्या दिख रहा है, डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई ना। तो सबसे पहले फंक्शन मेंशन कर देते हैं, एच ई आर ई, ईयर लिखूंगा मैं। ठीक है, एच ई आर ई, यहाँ पर मैं फंक्शन मेंशन कर दूंगा ईयर, एफ ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स फॉर वाई वैल्यूज बना हुआ फंक्शन हो, क्या इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब कि इनिशियल वैल्यू एक्स 0 की वैल्यू होगी 0 और वाई 0 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स 0 लिख दूंगा मैं 0 और ये साइड में वाई 0 लिखूंगा 1। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर एच मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी एच की वैल्यू नहीं थी, तो हम लोग जानते हैं कि रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर या फिर यूलर मॉडिफाइड मेथड के अंदर वाई जो भी निकलेगा ना, हमेशा कब निकलेगा, वो x1 की वैल्यू पे निकलेगा। और x1 क्या होता है, x0 प्लस एच होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में यहाँ पर x1 कितना दिख रहा है हमें, 0.05। तो अगर मैं यहाँ पर 0.05 लेता हूँ, x0 की वैल्यू तो 0 दिख रही है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब 0.05 इक्वल टू 0 प्लस एच, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा 0.05 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग h आगे क्या मेंशन करेंगे, कॉमा देकर h इज इक्वल टू 0.05 ये मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते। तो इतना ही गिवन डेटा हमारा काम के था, वो हमने लिखा। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे, लेट फर्स्ट फाइंड, क्या लिखना होगा, लेट फर्स्ट फाइंड y एट वॉट x इज इक्वल टू 0.05। यहाँ पर x को क्या कहा है, 0.05। इसका मतलब ये अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या होगा, x1 होगा। क्यों, क्योंकि x0 देखो, x0 तो 0 है। इस 0 में अगर ये 0.05 ऐड होगा तो कितना होगा, x1 यानी कि 0.05 होगा ना, उसी के ऊपर हम लोग y फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूलर मॉडिफाइड मेथड या फिर रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर के अंदर इटरेशन के लिए फॉर्मूला देखो इस तरीके से होता है, y1 लिखा इक्वल टू y0 प्लस h/2 ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 ये लास्ट में y1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो y1 निकालता है ना, वो यूलर्स मेथड से निकालता है। इस y1 को सबसे पहले हमें निकाल लेना होगा, उससे हम लोग f ऑफ x1 y1 निकालेंगे। उससे भी पहले हमें क्या फाइंड आउट कर लेना है, f ऑफ x0 y0 फाइंड आउट कर लेना होगा, जो इस केस में थ्रू आउट सेम हो रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, x0 y0 तो मिल चुका है हमें। एक बार मैं फिर से फंक्शन को लिख लेता हूँ, सिंस f ऑफ x y क्या था अपने पास, f ऑफ x y लिखा है, वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई था। ठीक है, तो उसके आगे क्या कर रहा हूँ, देयरफॉर f ऑफ x0 लिखा कॉमा y0 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये x0 का स्क्वायर होगा, आगे y0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x0 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी और y0 की वैल्यू 1 थी, तो 0 स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा। और y0 की वैल्यू 1 थी, तो वो उसका आंसर कितना आ रहा है, 1। तो इसे अंडरलाइन करके रखो और लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, f ऑफ x0 y0 लिखोगे, इसे भी अंडरलाइन करके रखो। तो f ऑफ x0 y0 कितना मिला हमें, 1 मिला। इसके बाद एंड अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, y1। ठीक है, y1 क्या होगा, y1 इक्वल टू y0 प्लस h f ऑफ x0 y0 ये होगा। ठीक है, बाय फॉर्मूला, यूलर मेथड का फॉर्मूला ये। y0 की वैल्यू 1 है, h कितना लिया था हमने, 0.05 लिया हुआ था। f ऑफ x0 y0 की वैल्यू ऊपर हमें मिली हुई, वो कितनी थी, 1 थी। ठीक है, तो इसका आंसर करने पर हमें कितना मिलेगा, 1.05 ये मिलेगा, क्या y1 मिलेगा। ठीक है, इसे लेफ्ट साइड में y1 अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, इधर ब्रैकेट में कर लेते हैं, इधर लिखेंगे हम लोग एट x1 इक्वल टू कितना, 0.05 लिखा हुआ है ये।
नीचे लिख लेता हूँ एट x1 इज इक्वल टू 0.05 लिखा हुआ है, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर दिया। ये ऊपर वाला पार्ट कैंसिल कर देता हूँ, इधर जगह नहीं हो रही थी तो नीचे लिखा, ये क्या लिखा, एट x1 इक्वल टू 0.05 लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, एफ ऑफ x0 y0 फाइंड आउट किया, जिसकी वैल्यू कितनी 1 आई। उसके बाद हम लोगों को y1 फाइंड आउट करना होता है यूलर मेथड के हिसाब से। y1 क्या होगा, y1 इक्वल टू y0 प्लस h एफ ऑफ x0 y0, ठीक है। तो y1 की वैल्यू 1 थी, h था 0.05, एफ ऑफ x0 y0 जो आया था वो 1 पुट किया। इसको सिंप्लीफाई करने पर y1 कितना मिलता है, 1.05 मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एंड लिखेंगे, एफ ऑफ x1 लिखा कॉमा y1 किया इक्वल टू फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई था, तो यहाँ पर y1 लिखूंगा क्योंकि अभी पीछे हम लोगों ने वेरिएबल को उससे यूज़ किए x1 y1, तो यहाँ पर भी क्या लिखना होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 लिखना होगा। x1 स्क्वायर, x1 कितना था यहाँ पर 0.05 था, तो उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, उसका स्क्वायर दिखाएंगे, प्लस y1 कितना था 1.05 था, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पीछे क्या लिखा, इस मिडल में इक्वल टू लिखा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, एफ ऑफ x1 y1 होगा, इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ x1 y1 कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.0525, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 5 डिजिट लिखा करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पूछा गया है, तो इसके कारण हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिखा करेंगे, 5 डिजिट राउंड अप कर देंगे, और फिर 5 के पहले वाले 4 डिजिट हमें लास्ट के 2 इटरेशन में सेम मिलने होने चाहिए, ठीक है। ये होगी कंसेप्ट। तो 1.0525 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके भी रख देंगे। तो ये अपना बेसिक रिक्वायरमेंट वाला काम हो गया। इसके बाद अभी हम लोग जो क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट इटरेशन रिक्वायर्ड होगा उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर फर्स्ट इटरेशन लिखा जाएगा, और फर्स्ट इटरेशन लिखने के बाद उसका हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, फॉर फर्स्ट इटरेशन ऐसा लिख दिया। फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट इटरेशन के लिए, y1 इधर कोने में 1 होगा, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है y0 प्लस h/2 लिखा जाता है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाता है, एफ ऑफ x0 y0 लिखा जाता है, फिर बीच में प्लस आता है, फिर एफ ऑफ x1 y1 होता है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये है फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला। y0 की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस h कितना था 0.05 था, ठीक है, अपॉन का 2, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एफ ऑफ x0 y0 की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, प्लस एफ ऑफ x1 y1 की वैल्यू कितनी दिख रही है ऊपर से, 1.0525, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये पीछे हमें y1 का 1, ये फर्स्ट इटरेशन से मिलने वाला आंसर कितना मिलता है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसका आंसर हमें मिलेगा 1.05131 है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद मैं 5 डिजिट लिखने वाला हूँ, 5 डिजिट राउंड अप कर दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए। इसका मतलब लास्ट के 2 इटरेशन में हमें आंसर कहाँ तक, 4 पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 4 डिजिट तक सेम मिलना चाहिए, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद आगे 4 डिजिट तक हमें आंसर सेम मिलना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1.05131, ठीक है। 1.05 आगे लिखना है 131, ठीक है। इसे हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, पेज को थोड़ा साइड में लेता हूँ, इसे हम लोग अंडरलाइन करके रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना y1 का 1 यानी कि फर्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग सेकेंड इटरेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, फॉर सेकेंड इटरेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हमने लोगों ने, फॉर सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन के लिए फॉर्मूला कैसे होगा, देखो y1 का 1, ठीक है, y1 का 1 नहीं होगा, y1 का 2 होगा। बट बिफोर यूजिंग सेकेंड इटरेशन हमें एफ ऑफ x1 y1 का 1 ये वैल्यू निकालनी होगी। ये फिर क्या किया, एंड किया, एफ ये सेकेंड इटरेशन जो लिखा था उसे कैंसिल कर दिया, एफ ऑफ x1 y1 का 1, ठीक है। इसको हम लोग निकालेंगे क्योंकि ये वाला टर्म सेकेंड इटरेशन में यूज़ करना होगा हमें, ठीक है। तो पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू वो क्या होगा, x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y1 का 1। फॉर्मूला इसी था ना, इसके जैसे ही था फंक्शन का, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई था। ये x1 तो नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी होगी, 0.05 ब्रैकेट में लिखेंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे, और y1 का 1 कितना आया था, देखो 1.05131 आया था, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ x1 y1 का 1 लिखा, यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, इक्वल टू के आगे वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका आंसर हमें मिलेगा 1.05381, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 1.05381 लिखना है, इसे भी अंडरलाइन करके रख देंगे, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग सेकेंड इटरेशन यूज़ कर सकते हैं। पहले यूज़ करना गलत था, क्योंकि हमें ये वाला टर्म रिक्वायर्ड होता है सेकेंड इटरेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फॉर सेकेंड इटरेशन लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, फॉर सेकेंड इटरेशन। तो सेकेंड इटरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, y1 ही होगा। यहाँ पर सेकेंड इटरेशन का नंबर हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है। y12 इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम होगा y0 प्लस h/2, ये 0 ठीक से कर देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वाला पार्ट सेम है, x0 y0, ठीक है, प्लस यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे,
यहाँ पर f लिखकर x1 लिखा, कॉमा दिया, y1 का यहाँ पर 1 यूज़ करना है, ठीक है। लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, पीछे क्या लिखूंगा, y1 का सेकेंड इटरेशन चल रहा है जो लिखा, y0 वैल्यू 1 थी, प्लस h कितना था 0.05 था, अपॉन का 2 लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये वैल्यू 1 थी, प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1 का 1, जो कितना मिल रहा है हमें 1.05381 कर दिया, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, y1 का 2 मिल जाएगा, यानी कि सेकेंड इटरेशन मिल जाएगा। अगर इस बार ये जो वैल्यू कैलकुलेट हो गई वो पिछले वाले कैलकुलेटेड वैल्यू जैसे ही है, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक सेम, बिल्कुल सेम होगी, तो इसके आगे हमें आगे का इटरेशन नहीं करना होगा, ठीक है। करेक्ट अप टू जो भी डेसिमल प्लेसेस बोले हैं, इसका मतलब क्या होगा, लास्ट के 2 इटरेशन में जितने डिजिट बोले हैं करेक्ट अप टू डेसिमल प्लेसेस, तो वहाँ तक डेसिमल पॉइंट के बाद आपको सेम आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमें आंसर कितना मिल रहा है, 1.0513 मिल रहा है ना, तो वो लिख दूंगा मैं 1.05134 लिखूंगा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने कितने डिजिट लिखे, 5 डिजिट लिखे, और करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी हमें पूछी थी, तो लास्ट में यहाँ पर इस आंसर को अंडरलाइन कर देते हो, ठीक है। ये आंसर कब मिला हमें, सेकंड इटरेशन से मिला हुआ है। और फर्स्ट इटरेशन में देखो आंसर क्या मिला हुआ था हमें, y1 का 1, फर्स्ट इटरेशन में आंसर देखो क्या अंडरलाइन क्या है, 1.05134, तो करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट हमें सेम मिल रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, आफ्टर या फिर बाय लास्ट 2 इटरेशन, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बाय लास्ट यानी कि पहले दूसरे ही हो गए ना, बाय लास्ट 2 इटरेशन वी गेट, बाय लास्ट 2 इटरेशन वी गेट y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 1.0513, इतना ही लिखो, जो 4 डिजिट सेम आए ना डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही लिखो। बाय लास्ट 2 इटरेशन वी गेट y इज इक्वल टू कितना, 1.0513, विच इज़ करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, विच इज़ करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। एट ये y की वैल्यू कब मिली, एट x इज इक्वल टू 0.05 पे मिली ना, तो इसे भी अंडरलाइन करके रखो, ठीक है। ये अपना फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। इसके आगे हमें क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन के अंदर, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x कितना होगा, 0.1 होगा, तो वो हम लोग लिख देंगे नाउ टू फाइंड, ठीक है। नाउ टू फाइंड क्या करना है हमें, नाउ टू फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.1, तो इसे भी अंडरलाइन कर दो, ठीक है। देखो इस बार y की वैल्यू फाइंड आउट जब हमें करनी है एट x इज इक्वल टू 0.1, h तो नहीं बदलेगा, h कितना रहेगा 0.05 रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसे इनिशियल वैल्यू देखो, अगर मैं इनिशियल वैल्यू ये 10 वाली ही कंसिडर करूँगा, तो इसमें h ऐड होने पर कितना होगा 0.05, ठीक है, तो वो x1 हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर तो हम लोगों ने y ऑलरेडी निकाल दिया था यहाँ पर, ये वाला 1.0513, तो इसका मतलब क्या है, जब हमें x की वैल्यू 0.1 है, उस केस में y की वैल्यू निकालते वक्त प्रीवियस वाली जो x और y आए ना, उनको हमें इनिशियल वैल्यू मानना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लेट कंसीडर व्हाट, x0 क्या मानोगे आप लोग, 0.05 मानोगे, एंड y0 क्या मानोगे, जो पिछला वाला आंसर 1.0513, ठीक है। जो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट सेम दे रहे ना, वही वाला आंसर आप लोग लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि शुरुआत में ही बताया, यूलर मॉडिफाइड मेथड के अंदर y हमेशा कब निकाला जाता है, x1 की वैल्यू पर। अगर x0 हम लोग 0.05 लेते हैं, h तो नहीं बदलेगा, h कितना होगा 0.05 होगा, तो 0.05 प्लस 0.05 कितना होगा, x0 प्लस h कितना होगा 0.1 होगा। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट था वो सही था, क्या कि y की वैल्यू हम लोग हमेशा कब निकालते हैं, x1 के वैल्यू पर ही निकालते, ठीक है। इसके आगे नीचे में h को भी मेंशन कर देता हूँ, h कितना 0.05 था, ठीक है। तो x0 में ये h मिलाओ, आपको कितना मिलेगा 0.1, उसी के ऊपर y निकलेगा ना यूलर मॉडिफाइड मेथड के अंदर भी, ठीक है। तो देखो इतना काम हो गया। इसके बाद देखो सिंस मैंने लिखा, अपने पास फंक्शन क्या था, x, y, फंक्शन क्या था, x² प्लस y था, ठीक है। तो इस x, y की जगह पर मैं क्या यूज़ कर दूंगा, f ऑफ x0, y0 यूज़ किया। तो आगे भी क्या करेंगे हम लोग, x0² प्लस y0 कर देंगे। x0 मतलब कितना है इस केस में, x0 की बात हो रही है, ये x0 कितना है 0.05, तो इधर क्या लिखूंगा 0.05 का होल स्क्वायर करूँगा, प्लस y0 कितना था 1.0513 था, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ x0, y0 मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमें मिलेगा 1.0538, ठीक है। तो हम लोग इधर क्या लिख देंगे 1.0538 लिख देंगे, 1.0538 लिखा, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। पीछे भी अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, y1, ठीक है। लेट फाइंड, ऐसा लिख लेता हूँ इस बार, लेट फाइंड y1
एट वॉट x1 कितना होगा 0.1 ही होगा ना। तो y1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू y0 प्लस h ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x0 कॉमा y0। ठीक है, इस बार y0 हमने बदला था, y0 कितना था 1.05 1813 था, 1.0513। देखो y0 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1.0513, तो 1.0513 इधर लिखना है। h तो बदलेगा नहीं, h कितना था 0.05 था, इनटू f ऑफ x0 y0 की वैल्यू देखो ऊपर से हमने लिखी हुई कितनी हो 1.0538, साइड में क्या लिखा फिर 1.0538 लिखा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा y1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें y1 की वैल्यू देखो कितनी मिलती है 1.103 मिलती है ना। तो हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट लिख रहे हैं 5 डिजिट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब डिजिट लिखने होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मैं क्या लिखूंगा y1 इज इक्वल टू 1.10399। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। इस 3 को मैं ठीक से लिख लेता हूँ, 1.10399 था ना, इस 3 को मैं ठीक से लिख लेता हूँ, 3 लिखा, लास्ट में क्या लिखा हो 99। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद हमें अलग से क्या निकालना होगा x1 y1 का फंक्शन निकालना होगा, यानी कि फंक्शन ऑफ x1 y1। ठीक है, फंक्शन क्या था आपके पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 होगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी इस बार 0.1 है, उसका आप लोग स्क्वायर करोगे, प्लस y1 की वैल्यू देखो ऊपर से मिली हुई प्लस यहाँ पे किया हुआ था, तो इधर क्या होगा 1.10399। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इक्वल टू है तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलेगा 1.11399, 1.11399। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होगा f ऑफ x1 y1 होगा, इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमें फर्स्ट इटरेशन निकालना होगा, तो आगे क्या लिखूंगा मैं फॉर फर्स्ट इटरेशन लिखूंगा। ठीक है, आगे क्या लिखना है फॉर फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, देखो फॉर्मूला किस तरीके से आएगा, y1 का 1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर आएगा f ऑफ x0 y0 प्लस यहाँ पर क्या आएगा f ऑफ x1 y1 राउंड ब्रैकेट, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो y1 का 1 यानी कि फर्स्ट इटरेशन, y0 हमने बदला था, y0 देखो कितना लिया हुआ था इधर 1.0513 लिया हुआ था। ठीक है, तो वही वैल्यू हमें पुट करनी है 1.0513, ये वैल्यू पुट कर दी y0 की जगह पे। h नहीं बदलेगा, h कितना होगा 0.05 ही होगा अपॉन टू ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x0 y0 की वैल्यू देखो कितनी आई हुई थी, f ऑफ x0 y0 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 1.0538 पुट करेंगे इधर, 1.0538 पुट करेंगे, प्लस f ऑफ x1 y1 की वैल्यू देखो कितनी मिली हुई थी 1.113 लास्ट में 99, उसके भी आगे लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसे कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा फर्स्ट इटरेशन मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट के लिए तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलेगा 1.10549। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 5 डिजिट तक ही लिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या लिखना है 1.10549, इसे अंडरलाइन करके रख लेते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, ये एंड लिखा हमने, f ऑफ x1 y1 का 1 लिखा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस फंक्शन क्या था f ऑफ x y एक्स स्क्वायर प्लस y था ना, तो x1 का स्क्वायर लिखा प्लस y1 का 1 लिखना होगा, y1 का 1 लिखा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x1 कितना था इस केस में 0.1 का होल स्क्वायर था। ठीक है, प्लस y1 का 1 कितना होगा ऊपर ही दिख रहा है हमें 1.10549 था। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लो इक्वल टू, ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा देखो 1.11549, फिर से सेम ही मेरा आंसर मिल रहा है 1.11 मिल रहा है, लेकिन 1.11549। ठीक है, इसे अंडरलाइन करके रखो। लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा हमें f ऑफ x1 y1 का 1 राउंड ब्रैकेट, इधर ये राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर सेकेंड इटरेशन, ऐसा लिख सकते हैं फॉर सेकेंड इटरेशन लिखा। सेकेंड इटरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा y1 का 2 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर f ऑफ x0 y0 होगा प्लस f लिखना है x1 y1 का 1 राउंड ब्रैकेट, इधर राउंड ब्रैकेट, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पर किया y0 देखो y0 हमने बदला था, वो कितना लिखा था 1.0513 लिखा था। ठीक है, वो लिखा प्लस h कितना था रहेगा 0.05 रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ x0 y0 की वैल्यू चेंज हुई थी। ठीक है, वो कितनी आई थी f ऑफ x0 y0 वैल्यू देखो इधर दिख रही है, क्या लिखेंगे 1.0538 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1.0538 लिखा प्लस f ऑफ x1 y1 का 1, वो वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 1.11549। ठीक है,
1.11549 लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसे कैलकुलेट करके देखो, अगर यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ आंसर इसके फर्स्ट वाले इटरेशन में किए हुए आंसर के साथ डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मैच कर रहा है, इसका मतलब हमें नेक्स्ट इटरेशन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इस केस में देखो हमें आंसर कितना मिल रहा है, 1.10553 मिल रहा है ना। तो जो आंसर आया वो मैं लिख लूँगा 1.10553, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रख लेना। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा इसके, y1 रहेगा, ठीक है। y1 यानी कि सेकेंड इटरेशन से आया हुआ आंसर ये हमें इतना मिला। अभी देखो प्रीवियस वाले इटरेशन में हमें आंसर कितना मिला था, 1.10549, और इधर क्या मिल रहा है 1.10553, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट से मिलने चाहिए थे। तो इधर क्या मिल रहा है 1.1054 है, तो इधर है 1.1055। तो ये फोर्थ वाला डिजिट सेम नहीं मिल रहा है ना, इधर 4 है तो इधर कितना है 5, सेम ही मिलना चाहिए था। तो इसके कारण इस केस में हम लोग क्या करेंगे और एक आगे इटरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आगे क्या लिखूँगा, एंड लिखा f(x1, y1 का 2), ये मुझे निकालना होगा क्योंकि थर्ड इटरेशन में ये वाली वैल्यू हमें यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो फंक्शन क्या था, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का 2 यहाँ पे लिखना होगा। फंक्शन क्या था, x स्क्वायर प्लस y था, तो ये क्या किया फिर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का 2, ठीक है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे जो कि थर्ड इटरेशन में यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू हमें देना होगा, x1 कितना था 0.1 का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस y1 का 2, देखो वो वैल्यू 1.10553, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, f(x1, y1 का 2 रहेगा ये वैल्यू, इक्वल टू, इसे कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर कितना मिलेगा। इक्वल टू के आगे हमें वैल्यू मिलेगी 1.11553, ठीक है। तो 1.11553 ये लिखा, इसे अंडरलाइन करके रखो, इससे हम लोग थर्ड इटरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे क्या लिखूँगा मैं, फॉर थर्ड इटरेशन हमें लिखना है, ठीक है। फॉर क्या लिखना है, फॉर थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में यूज़ करने वाला फॉर्मूला क्या होगा, y1 रहेगा, ठीक है। y1 लिखा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर y0 h/2 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट f(x0, y0 प्लस f(x1, y1 का 2 होगा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, y0 कितना था अपने पास 1.0513 था, ठीक है। तो y0 की वैल्यू सेम रखना है यहाँ पर, y0 कितना था 1.0513, ये सेम रखा, प्लस h कितना रहेगा 0.05/2 रहेगा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर f(x0, y0 लिखा हुआ है, ठीक है। f(x0, y0 की वैल्यू हमें लिखनी होगी 1.0538, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 1.0538, ये पहले 3 टर्म सेम होते हैं, पहले ये उसके आगे प्लस ये वाला पार्ट बदल जाता है, y1, ठीक है। f(x1, y1 की वैल्यू कंबाइंड वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, इधर देखो 1.11553 निकाली थी, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी 1.11553, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके देखो, अभी ये वाला आंसर डेफिनेटली हमें इसके प्रीवियस वाले इटरेशन के साथ मैच होते हुए दिखाई देगा डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक। देखो यहाँ पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 1.10553 एग्जैक्टली मिल रहा है, 1.10553 मिल रहा है। इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। अभी देखो y1 ये 3 निकाला था हम लोगों ने, इधर 2 लिखा है मैंने गलती से, y1, ठीक है। तो ये वाला y1 यानी कि y1 का थर्ड इटरेशन देखना, और इसके प्रीवियस वाले केस में निकाला हुआ y1 का सेकेंड इटरेशन देखो, y1 का ये सेकेंड इटरेशन क्या दिख रहा है 1.10553, इधर भी देखो 1.10553, इसका मतलब ये करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हमें मिल रहा है। देयरफॉर हमें इसके आगे नेक्स्ट इटरेशन सॉल्व नहीं करना होगा, ठीक है। इसी के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y at x is equal to 0.1 is 1.10553 which is correct up to 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो सेंटेंस लिख दिया मैंने, बाय लास्ट 2 इटरेशंस वी गेट y is equal to 1.10553 at x is equal to 0.1 which is correct up to 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, या फिर 4 डेसिमल प्लेसेस ऐसा लिखते थे तो भी चलता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में कहो या फिर इस लेक्चर में कहो, हम लोगों ने यूलर मॉडिफाइड मेथड या फिर रुंजी-गुप्ता मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर इस कंसेप्ट के ऊपर अभी ये एक ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे सेम कंसेप्ट के ऊपर, उसके बाद हम लोग डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो आगे वीडियो एंड करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।